वेलकम टू नयन अल्टीमेट। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मैंने पिछला वीडियो में सिंधु घाटी सप्ताह ख़त्म करा दिया था। तो आज यहाँ पे मैं आप लोगों को वैदिक सप्ताह लाया हूँ, जो कि वैदिक सप्ताह के बारे में यहाँ पे विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। वैदिक सप्ताह दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और आज हम यहाँ पे वेदों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ने का काम करेंगे और उसके बाद फिर वैदिक सप्ताह का समाज जिस तरीके से था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था पे भी चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पे आपका समय बर्बाद न करते हुए मैं यहाँ पे टॉपिक की ओर चलता हूँ। तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे यदि वैदिक सप्ताह की बात की जाए तो दो भागों में बांटा गया। एक तो आपका हो गया ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, जिस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया है। तो ऋग्वैदिक काल की तिथि की यदि बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व हो गया, 1000 ईसा पूर्व तक हो गया, उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया है। और इस काल की तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना। ऋग्वेद संहिता की रचना इसी काल में हुई है और इस काल की जानकारी हमें एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। तो वेदों के बारे में हम लोग तो अभी पढ़ेंगे ही ऋग्वैदिक काल पे चर्चा करने के से पहले। और जैसे 1400 ईसा पूर्व में बोगाजकोई में अभिलेख से ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र इत्यादि का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसके दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर विस्तृत जाएंगे। तो उत्तर वैदिक काल आपका सेकेंड हो गया, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आपका हो गया। तो यानी कि जिस काल की जानकारी हमको ऋग्वेद के अलावा जो अन्य वेद है, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद हो गया। उपनिषदों यानी वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा गया। और इसके दार्शनिक चिंतनों के बारे में इसमें मतलब जानकारी मिलती है। उस उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है और इसमें महत्वपूर्ण कुछ है, जैसे मुंडको उपनिषद हो गया जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। एवं अरण्यक भी उत्तर वैदिक काल जानकारी मिलती है। तो अरण्यक की संख्या 7 है, मतलब ऋषि मुनियों ने जो जंगलों में रचना की थी उसे अरण्यक कहते हैं। तो यहाँ पे इसके हम लोग तो अभी पढ़ेंगे ही सामाजिक आर्थिक के बारे में। पहले अब थोड़ा सा वेद के बारे में कुछ आधारभूत जानकारी देख लेते हैं। तो वेद आखिर है क्या, मतलब जिससे आर्यों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मतलब किस तरीके की जानकारी, यानी कि सामाजिक जीवन हो गया आर्यों की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि जानकारी जिससे मिले। और वेदों की संख्या 4 है। तो इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और ऋग्वेद से ही हमको ऋग्वैदिक काल का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। तो ऋग्वेद में मतलब 10 मंडल, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ है। और आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की जानकारी भी हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। और इसके तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है जो हमारे समाज में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और इसके बाद वैश्य हो गया आपका, और ये शूद्र। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि वैदिक काल जो थी वो आपका ग्रामीण सभ्यता थी और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका ऋग्वैदिक काल हो गया जिसकी तिथि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक होती है, यानी कि जिस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व टू 600 ईसा पूर्व है और जिस काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं अरण्यक से होती है उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है। अब वेदों के बारे में कुछ आधारभूत जानकारी यहाँ पे है, जिससे आर्यों की जीवन के बारे में जानकारी मिलती है उसे वेद कहा गया है। आर्यों की जीवन यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और वेदों की संख्या कुल 4 है। तो
तो इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ है और आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी पीसीएस की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 4 वर्णों का उल्लेख किस में है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के बारे में। और ऋग्वेद जो पाठ करते हैं, ऋग्वेद पाठकर्ता को होत्री कहा गया है। होत्री आप लोग लिख ले, ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा गया है। और यहाँ पे ऋग्वेद के बाद यहाँ पे अब यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद क्या है, मतलब ऐसा वेद जिसमें गद और पद दोनों हो, यानी कि गद और पद दोनों हो। यज्ञों का संकलन का भी इसी वेद में किया गया है, यजुर्वेद में ही। और यजुर्वेद आपका 2 प्रकार का है। एक तो हो गया आपका शुक्ल आयुर्वेद, जिसमें केवल और केवल पद है, और दूसरा कृष्ण आयुर्वेद, जिसमें गद और पद दोनों है और इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहा गया है। यजुर्वेद मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा, मतलब ऐसा वेद, यजुर्वेद ऐसा वेद इसमें गद और पद दोनों हो और यज्ञों के नियमों का संकलन दिया हो। यजुर्वेद 2 प्रकार से है, शुक्ल यजुर्वेद जिसमें केवल पद है, और कृष्ण यजुर्वेद जिसमें गद और पद दोनों है और इसके पाठकर्ता का अथर्वयु कहा गया है। अब यहाँ पे एक तीसरा वेद है जिसका नाम सामवेद है, यानी कि इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। जैसे कि आपका सारे गामा पा, जैसे सारे गामा पा जो है, यहाँ पे सारे गामा पा द निसा जो है, उसकी उत्पत्ति भी सामवेद से हुई है और उसके पाठकर्ता को उद्राती कहा गया है। सामवेद का जो पाठकर्ता था उसे उद्राती कहा गया है। और एक चौथा वेद है जो कि अथर्ववेद है। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, स्तुति, शाप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, अंधविश्वास इत्यादि की जानकारी मिलती है। ये अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा लिखित है और एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ इसका है, अथर्ववेद का गोपथ ग्रंथ है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने चारों वेद को देखने के कार्य किया और वेदों को सही भांति से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। तो वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है जो कि आप लोगों को मैं बताऊँगा, जिसमें आपका हो गया वेदांग में हो गया, आप लिख ले शिक्षा, यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है, शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष हो गया, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण। तो आप लोग कृपया इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अभी मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ। अब ऋग वैदिक काल के बारे में विस्तृत यहाँ पे चर्चा करने का काम करेंगे। ऋग्वेद में मतलब क्या क्या हुआ, ऋग्वेद जैसे आर्यों को जो वैदिक सभ्यता के जो जन्मदाता थे उसके बारे में विस्तृत अभी चर्चा करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अब वेद खत्म होने के बाद देखते हैं अब वैदिक काल का जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सब है यहाँ पे, तो उसके बारे में यहाँ पर हम उसका क्षेत्र वगैरह देखते हैं कहाँ क्या था, तो यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो वैदिक काल जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो यह समाज पुरुष प्रधान समाज थी और निर्माता आर्य थे वैदिक सभ्यता के। और सर्वप्रथम 1853 आर्य शब्द का प्रयोग मैक्स मुलर ने किया था, जिसका आशय श्रेष्ठ जाति से था। और आर्यों के जीवन में घोड़े का महत्व सर्वाधिक रहा है, घोड़े का महत्व। और अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है ऋग वैदिक काल के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब जो 1400 ईसा पूर्व में बोगाजकुई में एक अभिलेख प्राप्त हुआ एशिया के माइनर में, जिसमें ऋग वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। और इस देवताओं के यदि चर्चा करें तो देवताओं का नाम इस प्रकार था: इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य एक देवता था। तो आप लोग देख ले, ये इतना देवता था। और ऋग्वेद की अनेक बातें हमें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता, अब आपके मन में आखिर ख्याल आया होगा कि अवेस्ता क्या है। तो अवेस्ता एक ग्रंथ है, ईरानी भाषा का ग्रंथ है। अवेस्ता एक ग्रंथ है ईरानी भाषा का, तो जिसकी मतलब अनेक बातें ऋग्वेद से मिला करता है। तो ऋग्वेद में प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार जो है, मतलब ऋग्वेदिक काल जो जानकारी का स्रोत आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, ऋग्वेद ही था ऋग्वेदिक काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत। और उसका विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था।
तो पॉइंट को मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ कुछ, ये मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी, आर्य समाज में पुरुष प्रधान समाज थी। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता थी और इसके निर्माता आर्य थे। और सर्वप्रथम 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग मैक्स मुलर ने किया था, श्रेष्ठ जाति से जिसका आशय था। और आर्यों के जीवन में घोड़े का महत्व सर्वाधिक रहा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो लोग भी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो लोग कृपया ध्यान दें। खास करके यूपीएससी वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है कि 1400 ईसा पूर्व में बोगाज कोई एशिया माइनर में अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता नामक ग्रंथ से है, जो कि ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता। और ऋग्वेद का क्षेत्र अफगानिस्तान, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश तक था, ऋग्वेदिक कालीन जो क्षेत्र था। और आर्यों के यहाँ पे मूल निवास स्थान के बारे में कुछ है यहाँ पे, जैसे कि आर्यों की मूल निवास स्थान की यदि चर्चा किया जाए तो भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार भिन्न भिन्न बताया गया, लेकिन मैक्स मुलर ने जो मध्य एशिया बताया है सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है। और अधिकांश विद्वान इसी को मतलब सही मानने का काम करते हैं। तो चर्चा करते हैं बारी बारी से कि विद्वानों ने किस तरीके से अलग अलग मत है। तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत हो गया। लिख ले, बहुत सारे एग्जामों में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बताया था आर्यों के बारे में, कहाँ से आए थे, तो आप लोग तिब्बत लगा देना है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव बताया गया है। एक डॉक्टर अविनाश चंद्र दास था, जिसके अनुसार सैंधव प्राप्त क्षेत्र थे। और इन तमाम विद्वानों में मैक्स मुलर का सर्वाधिक मतलब विद्वानों ने सही बताया है। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया ही मानते हैं। और इसका क्षेत्र जो था, ऋग्वेदिक काल का क्षेत्र जो था, वो स्रोत ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का सैंधव क्षेत्र था, उसका क्षेत्र जो था, जिसका अर्थ है कि 7 नदियों का क्षेत्र था। उसका जो क्षेत्र था सिंधु, सरस्वती, शत्रुदी प्राचीन नाम है, और सतलज उसी का पुराना नाम है। जो भी ब्रैकेट में यहाँ पे हैं वो प्राचीन मतलब आधुनिक नाम हो गया और ये प्राचीन हो गया। विपाशा जैसे प्राचीन नाम हो गया, उसका नाम व्यास हो गया। पारुसनी, रावी, बहुत सारे एग्जामों में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि पारुसनी का आधुनिक नाम क्या है, विस्तता का आधुनिक नाम क्या है, या झेलम का प्राचीन नाम क्या है। तो ऐसे आप लोग इसको भी कृपया ध्यान रखें। तो इसका क्षेत्र था 7 नदियों का क्षेत्र, सिंधु, सरस्वती, शत्रुदी, विपाशा जिसे व्यास बोलते हैं, पारुसनी, रावी या वस्तता, झेलम हो गया आपका, या आस्किनी। तो ये सब ऋग्वैदिक काल का यहाँ पे क्षेत्र हो गया। अब कल यहाँ पे हम लोग उसका सामाजिक जीवन के बारे में, फिर आर्थिक जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसको कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को लाने का काम करूँगा कल। तो आप लोग कृपया उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।